नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए सर्विस रूल्स पर आधारित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 2 करने वाले हैं। साथियों, आपको मालूम है कि नॉलेज मंडली ने एक बिल्कुल नया पिटारा खोला है और इसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम करने वाले हैं जितने भी सर्विस रूल्स है, यानी कि कर्मचारियों की संपूर्ण सेवा नियमावली है, वो चर्चा की जाएगी। किसमें? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं। अभी देख लेते हैं सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। 21. What is the definition of same station as per CCS joining time rules? CCS joining time नियमों के अनुसार समान स्टेशन की परिभाषा क्या है? मतलब कि CCS joining time rules में सेम स्टेशन पर अगर ट्रांसफर होता है तो सेम स्टेशन का मतलब क्या हो जाएगा? CCS joining time rules के अनुसार सेम स्टेशन का मतलब क्या हो रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। द एरिया विद इन द सेम म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन and its contiguous suburban municipalities, notified areas or cantonments, the area within the same city limits, the area within the same state, the area within the same country। तो ज्वाइनिंग टाइम नियमों के अनुसार समान स्टेशन सेम स्टेशन पर ट्रांसफर हुआ है तो सेम स्टेशन की डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? सेम स्टेशन समान स्टेशन क्या आ जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। द एरिया विद इन द सेम म्यूनिसिपलिटी। सेम म्यूनिसिपलिटी का मतलब है कि सेम नगर पालिका है या नगर परिषद है या कॉरपोरेशन है, नगर निगम है। एंड इट्स कंटिग्यूअस सब अर्बन म्यूनिसिपलिटीज, यानी कि उससे जुड़े हुए लगातार जुड़े हुए सब अर्बन म्यूनिसिपलिटीज है या नोटिफाइड एरिया और कंटोनमेंट्स है, उनको सभी को आप क्या बोलेंगे? समान स्टेशन बोलेंगे। जिसमें सेम म्यूनिसिपलिटी में अगर ट्रांसफर होता है या कॉरपोरेशन में होता है या कोई म्यूनिसिपलिटी के कंटिन्यूअस सब अर्बन म्यूनिसिपलिटी के साथ में जुड़े हुए क्षेत्र है या कोई कंटोनमेंट है या नोटिफाइड एरिया है, उनको आप क्या बोलेंगे? समान स्टेशन बोलेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। 22. हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम आर एडमिजिबल if there is a change of residence involved and the distance between the old and new headquarters is 1000 किलोमीटर और लेस। यदि निवास में परिवर्तन शामिल है और पुराने और नए मुख्यालय के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर या उससे कम है तो ज्वाइनिंग समय कितना मिलेगा? मतलब कि ज्वाइनिंग टाइम है वो कितने दिनों का स्वीकार होगा? 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज। बहुत ही अच्छी कंडीशंस आ रही हैं। पुराने और नए स्टेशन के बीच की दूरी है वो कितनी है? 1000 किलोमीटर से कम है। 1000 किलोमीटर से अगर कम होती है, लेस होती है, तो आपको ज्वाइनिंग टाइम है वो कितना मिलेगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, 10 डेज। बड़ी अच्छी कंडीशन दी गई है और इस प्रकार के क्वेश्चन से पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। जब 1000 किलोमीटर से कम की दूरी होती है ट्रांसफर होने पर तो वहां पर कितने दिनों का आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा? 10 दिनों का आपको ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा, क्योंकि पुराने और नए स्टेशन के बीच की दूरी है वो कितनी है? 1000 किलोमीटर से कम है, तो आपको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं। 23. हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम आर एडमिजिबल if the distance between the old and new headquarters is more than 1000 किलोमीटर and up to 2000 किलोमीटर। यदि पुराने और नए मुख्यालय के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक और 2000 किलोमीटर से कम है या 2000 किलोमीटर तक है तो ज्वाइनिंग समय कितना स्वीकार्य होगा? 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज, 20 डेज। बहुत अच्छी कंडीशंस यहाँ पर बता रखी हैं। पुराने स्टेशन और नए स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर से तो अधिक है, परंतु वो कितने किलोमीटर तक है? 2000 किलोमीटर तक है। तो 2000 किलोमीटर से कम हो सकती है या उतनी हो सकती है। 1000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक दूरी है पुराने और नए स्टेशन के बीच में, तो अब ज्वाइनिंग टाइम है वो कितना मिलेगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, 12 दिन का मिलेगा। अगर 1000 किलोमीटर तक है या उससे कम है तो आपको ज्वाइनिंग टाइम जेटी है वो कितना मिल रहा था? 10 दिनों का मिल रहा था। परंतु अब क्या हो गया है कि 1000 किलोमीटर से अधिक है
और 2000 किलोमीटर तक है तो ज्वाइनिंग टाइम है आपको कितना मिल रहा है? 12 दिनों का मिल रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम आर एडमिजिबल इफ द ट्रांसफर इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस ट्रेवल बाय रोड फॉर more than 200 kilometer and the distance between the old and new headquarters is 1000 किलोमीटर और लेस। यदि स्थानांतरण में 200 किलोमीटर से अधिक की सड़क मार्ग से निरंतर यात्रा शामिल है और पुराने और नए मुख्यालय के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर या उससे कम है तो ज्वाइनिंग समय कितने दिनों का स्वीकार्य होगा? 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज, 30 डेज। बहुत ही अच्छी अच्छी कंडीशंस आ रही है। यहाँ पर फिर से वही कंडीशन आ गई कि पुराने और नए स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर तक है या उससे कम है? 1000 किलोमीटर तक है, परंतु इस 1000 किलोमीटर में वो क्या कर रहा है? 200 किलोमीटर रोड के द्वारा क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है। मतलब कि सड़क मार्ग से वो यात्रा कर रहा है, तो इस यात्रा में सड़क मार्ग है वो कितना है? 200 किलोमीटर है और टोटल दूरी है वो 1000 किलोमीटर या उससे कम है। तो अब आपको क्या मिल जाएगा? कितने दिनों का ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, 12 दिनों का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि अगर 1000 किलोमीटर की दूरी है तो 1000 किलोमीटर की दूरी पर तो आपको कितने दिन मिल रहे थे? 10 दिन मिल रहे थे। 10 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम मिल रहा था। परंतु अब क्या हो गया है कि 200 किलोमीटर की आपको सड़क मार्ग से उस दूरी में यात्रा करनी पड़ रही है। निरंतर आपको सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ रही है। कितनी दूरी की? 200 किलोमीटर की। तो 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 10 दिन तो वो मिलेंगे ही। 1000 किलोमीटर पर आपको कितने मिल रहे थे? 10 दिन मिल रहे थे, परंतु 200 किलोमीटर की आप सड़क मार्ग द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो आपको क्या मिल गया? 12 दिन मिल जाएंगे। आप इसको कंटिन्यूअस मानिए। लगातार अगर 200 किलोमीटर की आप सड़क मार्ग से यात्रा करके और 1000 किलोमीटर की अगर दोनों डिस्टेंस है, दोनों स्टेशनों के बीच में 1000 किलोमीटर का दूरी है, तो वहां पर आपको कितने दिन मिल जाएंगे? 12 दिन मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी कंडीशंस है वो बताई गई है, प्यारी प्यारी कंडीशंस है वो बताई जा रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वही आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 25। What is the admissible joining time if the distance between the old and new headquarters is more than 2000 किलोमीटर? यदि पुराने और नए मुख्यालय के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर से अधिक है तो ज्वाइनिंग समय कितना स्वीकार्य होगा? 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज, 30 डेज। यहाँ पर कंडीशंस है बिल्कुल बदली जा रही है। नई नई कंडीशंस है, सिचुएशंस है वो बदली जा रही है। इस प्रकार के क्वेश्चंस है पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाले हैं। डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर से अधिक हो रही है तो आपको ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा? यहाँ अधिक हो गई है, 2000 किलोमीटर से अधिक यात्रा है आपको करनी होगी तो ज्वाइनिंग टाइम है आपको कितना मिलेगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, 15 दिन हो जाएंगे क्योंकि दूरी है वो बदल गई है। 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी आ गई है तो आपको 15 दिन मिलेंगे। यहाँ आप समझ सकते हैं कि अगर 1000 किलोमीटर की दूरी है, 1000 किलोमीटर की दूरी है तो आपको 10 दिन मिलेंगे। और 1000 किलोमीटर में आपको अगर 200 किलोमीटर सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है, 200 किलोमीटर आप रोड के द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो आपको कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा? 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा। और अगर 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर की दूरी है तो ज्वाइनिंग टाइम है वो भी आपको कितना मिलेगा? 12 दिन का मिलेगा। परंतु अगर 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी हो जाती है तो आपको ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा? 15 दिनों का मिलेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, 15 डेज। तो सारी कंडीशन है मैंने आपको बता दी है। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए एक नया पिटारा खोला है और उसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम जितने भी सर्विस रूल्स है उनको करने वाले हैं और सर्विस रूल्स है आपकी इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, एसएसए, असिस्टेंट इन एसएससी, यूपीएससी, एनवीएस, केवीएस, सीएसआईआर और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। देख लेते नया सवाल 26।
If the distance between the old and new headquarters in transfer is more than 1000 kilometer and up to 2000 kilometer, how many days joining time is admissible, which includes continuous road journey of more than 200 kilometer? यदि स्थानांतरण में पुराने और नए मुख्यालय के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक या 2000 किलोमीटर तक है तो कितने दिनों का जॉइनिंग समय स्वीकार्य है, जिसमें 200 किलोमीटर से अधिक की निरंतर सड़क यात्रा शामिल है? 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज, 30 डेज। तो निश्चित रूप से आपको उत्तर पता होगा। यहाँ पर बताया गया है कि पुराने स्टेशन और नए स्टेशन के बीच की दूरी है वो कितनी है, वो 1000 किलोमीटर से लेकर के और 2000 किलोमीटर के बीच की दूरी है। मतलब 1000 से अधिक और 2000 तक या उससे कम है। तो यहाँ पर दूरी है वो क्राइटेरिया आपको पता लग गया। इसमें ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने चर्चा कर लिया है, परंतु इस दूरी में क्या हो रहा है कि 200 किलोमीटर वो सड़क मार्ग द्वारा यात्रा कर रहा है, तो अब ज्वाइनिंग टाइम है वो कितना मिलेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 15 डेज। 15 डेज यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 15 दिनों का उसका मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम है यहाँ पर हो रहा है। उसको 1000 से 2000 किलोमीटर में अगर नॉर्मल चलता है या ट्रेन से यात्रा करता है तो 12 दिन ही मिलेंगे, परंतु सड़क मार्ग द्वारा यात्रा कर रहा है 200 किलोमीटर की, तो 3 दिन उसको क्या मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। टोटल कितने मिल जाएंगे? 15 दिन उसको मिल जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 27। इन केसेज ऑफ एयर ट्रेवल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू हेडक्वार्टर्स इज मोर देन 2000 किलोमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम एडमिजिबल ज्वाइनिंग टाइम? हवाई यात्रा के मामलों में यदि पुराने और नए मुख्यालय के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर से अधिक है तो अधिकतम स्वीकार्य ज्वाइनिंग समय क्या है? 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज, 30 डेज। तो यहाँ पर बताया गया है कि पुराने हेडक्वार्टर और नए हेडक्वार्टर के बीच की दूरी है वो 2000 किलोमीटर से अधिक है। 2000 किलोमीटर से अधिक है तो आपको ज्वाइनिंग टाइम है कितना मिलेगा? कंडीशन क्या बताई गई है कि आप एयर ट्रेवल कर रहे हैं। यहां पर कैसे यात्रा कर रहे हैं? पुराने स्टेशन से नए स्टेशन के बीच की दूरी है, आप एयर ट्रेवल के द्वारा यात्रा कर रहे हैं और डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर से अधिक है, तो आपको ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, हो जाएगा 12 डेज। ज्वाइनिंग टाइम में कंडीशन बताइए कि आपको 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम है वो मिलेगा। आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो दूरी आप हटा दीजिए, क्योंकि वहां पर समय है वो कम लगने वाला है। तो अधिकतम समय है एयर ट्रेवल में कितना मिलेगा? 12 दिनों का मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा नया 28। व्हाट इज द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम एडमिजिबल फॉर ट्रेवल बाय एयर? हवाई यात्रा के लिए स्वीकार्य अधिकतम ज्वाइनिंग समय क्या है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी थी तो हवाई यात्रा कर रहा था तो उसको कितने दिनों का ज्वाइनिंग टाइम मिल रहा था? 12 दिनों का। यहाँ पर दूरी है वो नहीं ली गई है। मैक्सिमम आपको ज्वाइनिंग टाइम कितने मिलेगा जब आप एयर ट्रेवल कर रहे हैं? 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज, 20 डेज। तो कितना मिलना चाहिए, कितना स्वीकार्य अधिकतम ज्वाइनिंग टाइम होगा जब आप हवाई यात्रा कर रहे हैं? दूरी है यहाँ से गायब कर दिए, दूरी कितनी भी है वो उसने नहीं ली है। तो मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम है हवाई यात्रा के मामले में कितना मिलेगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, हो जाएगा 12 डेज। 12 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम है आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी है वो मायने नहीं रखती। आप एयर ट्रेवल कर रहे हैं तो एयर के द्वारा आप यात्रा कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने दिनों का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा? 12 दिनों का मिलेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 29। हाउ शुड द डिस्टेंस बी कैलकुलेटेड फॉर ज्वाइनिंग टाइम? ज्वाइनिंग टाइम के लिए दूरी की गणना कैसे की जानी चाहिए? वेटेड डिस्टेंस, डिस्टेंस चार्ज बाई रेलवेज, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज डिस्टेंस। तो ज्वाइनिंग टाइम के लिए दूरी की गणना आप कैसे करेंगे? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, हो जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि जितनी दूरी आपने तय करी है, जितनी दूरी आप तय कर रहे हैं, वास्तव में जितनी दूरी तय कर रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे? दूरी की गणना के लिए एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो मानी जाएगी। इसके आधार पर आप दूरी की गणना करेंगे जेटी के लिए, ज्वाइनिंग टाइम के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 30। हाउ मेनी एडिशनल डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम आर एडमिजिबल फॉर ट्रांसफर टू और फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग सिक्किम,
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड लद्दाख। सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या वहां से स्थानांतरण के लिए ज्वाइनिंग टाइम के कितने अतिरिक्त दिन स्वीकार्य है, अतिरिक्त कितने दिन एक्स्ट्रा एडिशनल दिन है वो कितने मिलेंगे। ऑप्शन देख लेते, 8 डेज, 2 डेज, 10 डेज, 5 डेज। अतिरिक्त दिन एडिशनल डेज है वो कितने मिलेंगे ज्वाइनिंग टाइम के। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा 2 डेज। जितने भी एडमिजिबल है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जितने एडमिजिबल हैं वो तो होंगे ही होंगे, वो ज्वाइनिंग टाइम तो होगा ही होगा। आपको एडिशनल कितना मिलेगा, एडिशनल के लिए आपको कंडीशन देखनी है, क्योंकि ये स्थान है वो विशेष है, तो एडिशनल 2 दिन का आपको मिल जाएगा। 2 डेज एडिशनल आपको मिलते हैं। ज्वाइनिंग टाइम है, जो भी एडमिजिबल होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु ये स्थान कौन से है, सिक्किम है, अंडमान है, निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, लद्दाख सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। वहां से स्थानांतरण पर या वहां जाने के लिए आपको 2 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा 2 डेज एडिशनल मिलेंगे, ये आपको ख्याल रखना है। डियर फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग टाइम पर आधारित क्वेश्चन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में लाए जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक बटन दबाइए, साथ में ही अपने मित्रों को बताइए और साथ में ही आप कमेंट करके भी बताइए आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं और कौन सा पार्ट आपका सिलेबस का अभी तक छूटा हुआ है, मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। देख लेते हैं नया सवाल 31। अकॉर्डिंग टू सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 5.4 कैन हॉलीडेज बी प्रीफिक्स्ड टू ज्वाइनिंग टाइम। बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन आ गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो तो जरूर ही पूछे जाएंगे। सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम नियम 5.4 के अनुसार क्या ज्वाइनिंग टाइम के पहले छुट्टियां जोड़ी जा सकती हैं या नहीं? यस, नो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, नॉट मेंशन्ड। सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम नियम 5.4 के अनुसार क्या ज्वाइनिंग टाइम के साथ में हॉलीडे कोई है तो प्रीफिक्स्ड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? क्या पहले जोड़ा जा सकता है, कोई अवकाश है हॉलीडे? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, नो, नहीं जोड़ा जा सकता, हॉलीडे प्रीफिक्स नहीं किया जा सकता। आपको ये ध्यान रखना है और आप कमेंट करिए सफिक्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, सफिक्स किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ये आप कमेंट करिए। यहाँ पर प्रीफिक्स बोल दिया गया है कि प्रीफिक्स नहीं किया जा सकता। ज्वाइनिंग टाइम के साथ में आप प्रीफिक्स कोई हॉलीडे है तो नहीं कर सकते। क्या सफिक्स भी नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं? आप जरूर कमेंट करिए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है नो, हॉलीडे कैन नॉट बी प्रीफिक्स टू ज्वाइनिंग टाइम। देख लेते हैं अगला सवाल 32। इन विच केसेस शुड द ज्वाइनिंग टाइम बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओल्ड हेडक्वार्टर्स। किन मामलों में ज्वाइनिंग टाइम की गणना पुराने मुख्यालय से की जानी चाहिए? मतलब कि पुराने मुख्यालय से ज्वाइनिंग टाइम की गणना है वो की जानी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशंस हैं देख लेते हैं। व्हेन एन एम्प्लॉय रिसीव्स ऑर्डर्स इन ए प्लेस अदर देन हिज हेडक्वार्टर्स, व्हेन चार्ज ऑफ द ओल्ड पोस्ट इज मेड ओवर इन ए प्लेस अदर देन द हेडक्वार्टर्स, व्हेन द हेडक्वार्टर्स इज चेंज्ड while on tour to the station of tour itself, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। किन मामलों में ज्वाइनिंग टाइम की गणना पुराने मुख्यालय से की जानी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। व्हेन एन एम्प्लॉय रिसीव्स ऑर्डर्स इन ए प्लेस अदर देन हिज हेडक्वार्टर्स, यानी कि वो अपने मुख्यालय के बजाय कहीं दूसरे स्थान पर कोई ऑर्डर प्राप्त करता है, ट्रांसफर ऑर्डर उसको मुख्यालय के अलावा कहीं दूसरी जगह पर मिलता है, तो उसको ज्वाइनिंग टाइम है वो कहां से मिलेगा? पुराने मुख्यालय से मिलेगा। और दूसरी कंडीशन में ये बताया गया है व्हेन चार्ज ऑफ द ओल्ड पोस्ट इज मेड ओवर इन ए प्लेस अदर देन द हेडक्वार्टर्स, मतलब कि जो मुख्यालय उसका था उसके अलावा उसने क्या किया है, अपनी पुरानी पोस्ट का चार्ज हैंडओवर कहीं दूसरे स्थान पर किया है, तो उसको मुख्यालय से माना जाएगा, पुराने मुख्यालय से। और तीसरी कंडीशन है व्हेन द हेडक्वार्टर्स इज चेंज्ड व्हाइल ऑन टूर टू द स्टेशन ऑफ टूर इटसेल्फ, मतलब कि कहीं वो टूर पर गया हुआ था और रास्ते में उसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया, तो अब ज्वाइनिंग टाइम कहां से करेंगे? जहां ऑर्डर मिला है वहीं से करेंगे या पुराने स्टेशन से करेंगे? वो तो टूर पे जा रहा था। तो इन सभी कंडीशंस में पुराने स्टेशन या पुराने मुख्यालय से उसका ज्वाइनिंग टाइम है वो कैलकुलेट करेंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव।
नया सवाल देख लेते 33। हु कैन ग्रांट एन एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 30 डेज। बिल्कुल ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन तो पुरानी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम है वो कितना मिल सकता है, और यहाँ पर बताया गया है कि मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम है वो कौन दे सकता है, इसका एक्सटेंशन ग्रांट करने के लिए पावर किसके पास में है, अधिकतम 30 दिनों तक ज्वाइनिंग समय का विस्तार कौन दे सकता है, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, हेड ऑफ ऑफिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। अधिकतम 30 दिनों तक ज्वाइनिंग टाइम है उसका विस्तार दिया जा सकता है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ गए कि मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम है वो कितना दिया जा सकता है, 30 दिनों का दिया जा सकता है, और इसकी परमिशन कौन ग्रांट कर सकता है, कौन एक्सटेंशन दे सकता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो 30 दिनों का मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम दे सकता है। मतलब कि यहाँ दो क्वेश्चन निकल के आ गए कि मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम है वो कितना मिल सकता है, 30 दिनों का मिल सकता है, और इस मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम के एक्सटेंशन को ग्रांट करने वाला, परमिशन देने वाला, विस्तार देने वाला कौन होगा, एचओडी होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। हु कैन ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड मैक्सिमम 30 डेज। अधिकतम 30 दिनों से आगे ज्वाइनिंग समय का विस्तार कौन दे सकता है। कंडीशंस है वो क्वेश्चंस में बदली जा रही है, और इस प्रकार की छोटी छोटी माइन्यूटली चीजों को आप नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत होने वाले हैं। यहाँ पर बताया है कि मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम है वो एचओडी दे सकते हैं, परंतु उससे भी आगे अगर ज्वाइनिंग टाइम दिया जा सकता है तो कौन दे सकता है, और अगर नहीं दिया जा सकता तो वो भी कंडीशन हमें देखनी है। ऑप्शन देख लेते हैं, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। अधिकतम 30 दिनों से आगे ज्वाइनिंग समय का विस्तार कौन दे सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि 30 दिनों का मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम है वो कौन दे सकता है, एचओडी दे सकता है। ज्वाइनिंग टाइम है 30 दिनों का मैक्सिमम समय है, उससे भी अधिक आगे कौन दे सकता है, विभाग है वो दे सकता है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभाग हैं वो दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मिनिस्ट्री दे सकती है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 2 का अगला सवाल देख लेते हैं 35। व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग एन एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड 30 डेज। 30 दिनों से अधिक कार्य ग्रहण अवधि का विस्तार देने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। मतलब कि 30 दिनों से अधिक कार्य ग्रहण काल है वो दिया जा सकता है, कौन देगा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो दे सकते हैं, 30 दिनों से भी आगे दे सकते हैं। परंतु इसके लिए क्या सिद्धांत होना चाहिए, मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होना चाहिए। 8 डेज फॉर प्रिपरेशन प्लस रीजनेबल ट्रांजिट टाइम प्लस हॉलीडेज, 30 days for preparation plus reasonable transit time plus holidays, 8 days for preparation only, 30 days for preparation only। तो किस सिद्धांत पर 30 दिनों से आगे कार्य ग्रहण काल का विस्तार किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, 8 डेज। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना दिया जा रहा है, 8 दिनों का। 30 दिन है वो एक्सटेंशन दिया जा सकता है, एचओडी दे रहा है। अब इसके आगे बियॉन्ड 30 डेज क्या हो रहा है, 8 दिनों का दिया जा सकता है। मतलब कि टोटल कितने हो गए, 38 डेज हो गए। 30 दिन तो एचओडी नहीं दे दिए थे, उससे आगे 8 दिन कौन दे सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट है वो दे सकते हैं। और ये क्यों दिए जाएंगे, 8 दिनों का एक्सटेंशन किस आधार पर दिया जा सकता है, फॉर प्रिपरेशन प्लस रीजनेबल ट्रांजिट टाइम प्लस हॉलीडेज। मतलब कि तैयारी करने के लिए, और जो ट्रांजिट टाइम होता है, आने जाने का टाइम है वो, और साथ में कोई हॉलीडे है वो साथ में मिला करके मैक्सिमम है वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कितने दिनों का एक्सटेंशन दे सकता है, 8 डेज का दे सकता है। तो यहाँ पर कंडीशंस हैं वो अलग अलग पूछी जाती हैं, कितने दिनों का मैक्सिमम दिया जा सकता है, कौन दे सकता है, परमिशन देने वाले अधिकारी कौन होंगे, ये सारी चर्चाएं हम कर रहे हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को भी बताइए, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कौन से क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, कौन सा तरीका पसंद आ रहा है। नया सवाल देख लेते 36। What happens to the unutilized joining time when a temporary transfer is converted into a permanent transfer?
जब एक अस्थायी स्थानांतरण को स्थायी स्थानांतरण में बदल दिया जाता है तो अप्रयुक्त ज्वाइनिंग समय का क्या होता है? इट विल बी क्रेडिटेड टू अर्न लीव अकाउंट, इट विल बी एडेड टू कैजुअल लीव बैलेंस, इट विल बी फॉरफिटेड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिक लीव। तो जब एक अस्थायी स्थानांतरण को स्थायी स्थानांतरण में बदल दिया जाता है तो अप्रयुक्त ज्वाइनिंग समय का क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इट विल बी क्रेडिटेड टू ईएल अकाउंट, मतलब कि जो अनयूज्ड होता है, अनयूटिलाइज ज्वाइनिंग टाइम होता है, वो ईएल में आपके क्रेडिट हो जाएगा, आपके ईएल के रूप में उसको ईएल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 37। कैन ज्वाइनिंग टाइम बी कंबाइंड विद कैजुअल लीव? क्या ज्वाइनिंग समय को सीएल के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता है? यस, कैन बी कंबाइंड एज पर एम्प्लॉय चॉइस, नो कैन नॉट बी कंबाइंड विद कैजुअल लीव, ओनली इन सम केसेस, ओनली विद प्रायर अप्रूवल। क्या ज्वाइनिंग टाइम को सीएल के साथ में कैजुअल लीव के साथ में जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, नो कैन नॉट बी कंबाइंड विद कैजुअल लीव। मतलब कि किसी भी परिस्थिति में जेटी को आप सीएल के साथ में नहीं जोड़ सकते, ये सीएल के साथ में आप नहीं जोड़ सकते, दूसरे प्रकार के लीव के साथ में जोड़ सकते हैं, परंतु ज्वाइनिंग टाइम को आप कैजुअल लीव के साथ में नहीं जोड़ सकते। कौन कौन सी लीव के साथ में जोड़ सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीएल के साथ में कोई भी परिस्थिति में ज्वाइनिंग टाइम को आप नहीं जोड़ सकते, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम है इसके साथ में या आप सीएल है वो नहीं ले सकते। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 38। व्हाट हैपन्स इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन ट्रांजिट ऑन ट्रांसफर इज डायरेक्टेड टू प्रोसीड टू ए डिफरेंट प्लेस देन इनिशियली इंडिकेटेड इन द ट्रांसफर ऑर्डर्स? यदि स्थानांतरण के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी को स्थानांतरण आदेश में प्रारंभ में दर्शाए गए स्थान से भिन्न स्थान पर जाने का निर्देश दिया जाए तो क्या होगा? मतलब कि उसने यात्रा शुरू कर दी, उसका कोई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर हो गया। यहाँ आप कह सकते हैं कि ए स्टेशन से बी स्टेशन पर उसको ऑर्डर मिला था, परंतु जब उसने यात्रा शुरू कर दी तो उसको बी स्टेशन के बजाय क्या हुआ, सी स्टेशन पर जाने के लिए आदेश मिल गया। तो अब क्या हो जाएगा? नए स्टेशन पर जाने का आदेश मिला, उसको बी पर जाने के बजाय कहाँ मिल रहा है? आदेश मिल गया कि आप सी पर जाइए, सी पर ज्वाइन करिए। तो अब क्या होगा? ऑप्शन देख लेते। दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी ज्वाइनिंग टाइम, दे विल बी एंटाइटल्ड टू फुल ज्वाइनिंग टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ रिवाइज्ड ऑर्डर्स, they will have to apply for additional joining time, they will have to forfeit the remaining joining time। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर वो यात्रा भी कर चुका था, उसको ऑर्डर मिला था कि फला स्टेशन पर जाना है, परंतु रास्ते में उसको क्या हुआ, एक नया ऑर्डर मिल गया कि आपको नए स्टेशन पे जाना है। तो क्या उसको ज्वाइनिंग टाइम पुराने के हिसाब से मिलेगा, नए के हिसाब से मिलेगा या नहीं मिलेगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। दे विल बी एंटाइटल टू फुल ज्वाइनिंग टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ रिवाइज्ड ऑर्डर्स, यानी कि ए स्टेशन से बी स्टेशन की ओर वो यात्रा शुरू कर चुका था और उसने 3 दिन का ज्वाइनिंग टाइम है वो ले लिया, या जितना भी एप्लीकेबल था उसने ले लिया, और उसके बाद में उसको सी स्टेशन के लिए आदेश मिल गए। तो ये जो 3 उसने यूज करे हैं वो तो खत्म हो गए। उसके बाद में उसको जहां पर भी ऑर्डर मिला वहां से एक नया स्पेल है ज्वाइनिंग टाइम का शुरू हो जाएगा। सही उत्तर यहां पर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 39। व्हाट टाइप्स ऑफ लीव कैन ज्वाइनिंग टाइम बी कंबाइंड विद? ज्वाइनिंग टाइम को किस प्रकार की छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि सीएल के साथ में ज्वाइनिंग टाइम को आप कंबाइंड नहीं कर सकते, तो कौन सी छुट्टियां हैं जिनके साथ में आप ज्वाइनिंग टाइम को कंबाइंड कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते। कैजुअल लीव एंड रेगुलर लीव, वेकेशन एंड रेगुलर लीव, कैजुअल लीव एंड वेकेशन, सिक लीव एंड कैजुअल लीव। तो कौन सी प्रकार की छुट्टी है जिसके साथ में आप ज्वाइनिंग टाइम को जोड़ सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम की चीज है, वेकेशन एंड रेगुलर लीव। मतलब कि आप ज्वाइनिंग टाइम को वेकेशन के साथ में जोड़ सकते हैं। एक तो कंडीशन ये आ गई कि ज्वाइनिंग टाइम को आप वेकेशन के साथ में जोड़ सकते हैं, या दूसरी कोई भी रेगुलर लीव है,
रेगुलर लीव के साथ में आप जोड़ सकते हैं, कोई भी रेगुलर लीव के साथ में जोड़ सकते हैं। पर यारो ये याद रखना है कि सीएल है वो रेगुलर लीव नहीं है। सीएल के साथ में आप इसको नहीं जोड़ सकते। सीएल इज नॉट ए रेगुलर टाइप ऑफ लीव, मतलब फॉर्मल टाइप नहीं है। सीएल को आप लीव बोल ही नहीं सकते हैं, वो आपको छुट्टी का एक तरीका है। परंतु सीएल में आपको कर्मचारी को क्या माना जाएगा, ड्यूटी पर माना जाएगा। ये एक रेगुलर टाइप की लीव नहीं मानी जाती, कैजुअल लीव को रेगुलर लीव नहीं मानी जाती। बाकी सारी रेगुलर लीव्स होती हैं, उनके साथ में आप ज्वाइनिंग टाइम जोड़ सकते हैं, वैकेशन को भी जोड़ सकते हैं। तो रेगुलर लीव है, आप कमेंट कर दीजिए कौन कौन सी टाइप की लीव्स है, उनको आप रेगुलर लीव बोलेंगे। सीएल है वो रेगुलर लीव नहीं है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते सर्विस रूल के नए पिटारे के क्वेश्चन। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 2 का लास्ट सवाल। व्हाट इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंटाइटल्ड टू ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग टाइम पीरियड। कार्यभार ग्रहण अवधि के दौरान एक सरकारी कर्मचारी क्या पाने का हकदार है, उसको कौन कौन सी चीजें मिलेंगी। ज्वाइनिंग टाइम पे एंड डीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस। ओनली ए एंड बी। तो क्या मिलेगा, मतलब कि कार्य ग्रहण काल है, कार्य ग्रहण अवधि है, ज्वाइनिंग टाइम है, उसमें सरकारी कर्मचारी को वेतन के रूप में या कौन कौन सी चीजें हैं वो मिलेंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। ज्वाइनिंग टाइम पे एंड डीए, मतलब कि उसको सैलरी मिलेगी, पे मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम का जो भी पे है वो मिलेगा और डीए भी मिलेगा। दो चीजें यहाँ पर मिलेंगी, पे भी मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम का जो भी पे होगा वो मिलेगा, साथ में डीए भी मिलेगा। इसके साथ में सिटी कंपनसेटरी अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस है, ये भी मिलेंगे। मतलब कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, सीसीए बोल सकते हैं, सीसीए आपको मिलेगा और एचआरए भी मिलेगा, एचआरए इसको मिलेगा। तो ये सब चीजें ज्वाइनिंग टाइम में मिलेंगी, पे मिलेगा, डीए मिलेगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी मिलेंगे और एचआरए भी मिलेगा। और कौन कौन सी चीजें नहीं मिलती है, यहाँ बहुत क्लियर हो गया, सी यहाँ पर नहीं मिलेगा। कन्वेंस अलाउंस उसको नहीं मिलेगा, परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस भी उसको नहीं मिलेगा। तो ये नहीं मिलेगा, बाकी दोनों चीजें मिल जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 2 तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं। ये सीरीज है वो बहुत लंबी चलने वाली है। हमने शुरुआत करी है ज्वाइनिंग टाइम से, यानी कि सर्विस ज्वाइन करने के बाद में ही सर्विस रूल्स है वो शुरू होते हैं। तो ज्वाइन कैसे किया जाता है, कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, वहां से हमने लेकर के और आगे तक इसको लेके जाएंगे रिटायरमेंट तक। अभी हमने ज्वाइनिंग टाइम पर क्वेश्चन किए हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी ज्वाइनिंग टाइम पर होने वाले हैं। मतलब कि सीरीज बहुत लंबी जाने वाली है। कोई भी क्वेश्चन है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज से बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक नया पिटारा खोला गया है जिसमें जितने भी सर्विस रूल्स है वो सारे किए जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज को आप पसंद करिए और अपने यार दोस्तों को भी आप बोलिए कि इस प्रकार की सीरीज है वो चल रही है। ये क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, एसएसए, असिस्टेंट इन एसएससी, यूपीएससी, एनवीएस, केवीएस, सीएसआईआर और इसके साथ में दूसरी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज है, आपको आसानी से नहीं मिलने वाली है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम करेंगे सारे सर्विस रूल्स। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।